अच्छा बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था टैक्सेशन, डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड टैक्सेशन। ठीक है, और हमने प्री टैक्स और आफ्टर टैक्स का अरेंजमेंट भी समझ लिया था। ओके, अब इसकी रैशनल क्या है? इसकी रैशनल बेटा ये है, इन प्रोजेक्ट अप्रेजल कैश फ्लोज आर अराइज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। जो कैश फ्लोज आएंगे उनके ऊपर कोई ना कोई टैक्स का इम्पैक्ट होगा। व्हेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट्स देयर विल बी हायर टैक्सेशन। क्योंकि टैक्स का जो रेट अभी पाकिस्तान में दैट इज, आपके जो प्रॉफिट होता है ना उसके ऊपर 29% है। टैक्स कैश फ्लोज शुड बी इंक्लूडेड इन डीसीएफ एनालिसिस। क्योंकि टैक्स की वजह से कैश फ्लो होता है, इसलिए हमें उसको एनालिसिस में शामिल करना पड़ता है। okay. In DCF analysis, it is normally assumed that tax is payable on the amount of cash profits in any year. जिस साल में भी कैश प्रॉफिट आएगा आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। For example, if taxation on profit is 32% and company earns 10,000 cash profit each year from an investment, the pre-tax cash inflow is 10,000, but there is a tax payment of 3,200 क्योंकि 32% आपने टैक्स पे कर देना। Similarly, if investment results in lower profits, tax is reduced. For example, if an investment causes higher spending of rupees 5,000 each year and the tax on profit is 32%, there will be a cash outflow of 5,000, but a cash benefit from a reduction in tax payments of rupees 1,600. अब बेटा ये बात क्या है और ये बात क्या है? यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेंस की, आपने स्पेंड किए हैं 5,000। जब बेटा आप 5,000 स्पेंड करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, देयर रिडक्शन इन टैक्स पेमेंट्स ऑफ रुपीज 1,600। तो ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? अगर कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा ये कहा जा रहा है कि अगर आपको 10,000 की इनकम हुई है और टैक्स रेट है 32%, ठीक है, तो आपका कैश फ्लो क्या होगा? आपको 10,000 तो मिले, लेकिन इसमें से 32% जो है ना वो टैक्स अथॉरिटीज ले जाएंगी। ये तो वो ले जाएंगी, तो आपको क्या मिलेगा? कैश 6,800। ओके, लाइक वाइज इसी तरह आपका एक्सपेंस हुआ 5,000, ठीक है। टैक्स रेट्स अगेन यही है 32%। तो बेटा आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? एक्सपेंस पे तो पेमेंट नहीं होती है सर। और क्या होती है भाई? अभी कैश उसकी टैक्स की पेमेंट नहीं होती, होती है ना एक्सपेंस पे भी होती है। जी। एक्सपेंस पे आपका टैक्स सेव हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ बात। देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल कर लेते हैं, चलो इसको 4,000 कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब बेटा अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? $6,000। तो टैक्स अथॉरिटीज तो
प्रॉफिट पे टैक्स लेती है ना कि नहीं? जी जी बेटा, किस पे लेती हैं? प्रॉफिट पे। अब आप देख लें, दिस माइनस दिस, आपको 1920 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम पे टैक्स पे करना होता है, on income tax is payable and on expense tax is saved। एक्सपेंस की वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है, सेफ हो जाता है, और इनकम की वजह से आपका टैक्स पेबल हो जाता है। जब भी आपने ये देखा कि हमें इनकम हुई तो हमने कहा कि इसका इनफैक्ट कैश फ्लो क्या बनेगा, दैट इज 6,800, क्योंकि 3200 रुपये तो उसमें से टैक्स चला जाएगा। और अगर हमारा 4,000 का खर्चा हो बेटा, तो वो 4,000 कैश फ्लो नहीं करता, बल्कि उस 4,000 को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखने से हमें 32% के हिसाब से टैक्स की सेविंग हो जाएगी, दैट इज 1280। और इनफैक्ट हमारा कैश फ्लो होगा 2720। इसको आप ऐसे यूं समझ लो कि दिस इज रेंट एक्सपेंस, दिस इज रेंट एक्सपेंस। आपने जिस लैंडलॉर्ड से दुकान या घर किराए पे लिया, उसको तो 4,000 दे दोगे आप, लेकिन जब ये 4,000 जाके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। और जब प्रॉफिट कम होगा तो इतने अमाउंट से टैक्स आपका सेफ हो जाएगा। जी बेटा, इस पे टैक्स पे करना होता है, इस पे टैक्स सेव होता है। क्लियर हुई बात? तो ही जो भी बात समझ आ रही है बताएं। यस सर, क्लियर हो गया बात। तो एक्सपेंसेस से टैक्स की सेविंग होती है। वर्किंग कैपिटल फ्लोज आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। अगर वर्किंग कैपिटल कोई हमारा इन्वेस्टमेंट हो रही है या विड्रॉ हो रहा है तो वो एक्सपेंस नहीं होता, ना ही वो प्रॉफिट होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, कल हमने बात की थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कैश फ्लोज आर नॉट इंक्लूडेड इन डीसीएफ एनालिसिस। दिस इज बिकॉज द इंटरेस्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंट रेट। इंटरेस्ट कॉस्ट आर आल्सो अलाउएबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस। कल भी हमने देखा था कि अगर हमने डेट से फाइनेंसिंग कराई हुई है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एज एन एक्सपेंस लिखेंगे। और आज आपने बात समझ ली है कि अगर एज ए एक्सपेंस लिखा जाएगा तो हमें टैक्स सेव होगा। दैट्स वाई बेटा हमने कल पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी। अब क्यों निकाली थी, यहाँ पे आ रहा है। Interest costs are also allowable expense for tax purposes. Therefore, present values are estimated using the post-tax cost of capital. The post-tax cost of capital is a discount rate that allows for the tax relief on the interest payments. हम जब अब डिस्काउंटिंग करेंगे ना, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो बेटा प्री टैक्स वाला नहीं करना, बल्कि कौन सा अप्लाई करना है, पोस्ट टैक्स वाला। इसका हमने कल भी निकाला था 1 इंटू आई इंटू 1 माइनस टी। This means that because interest costs are allowable for tax purposes, the cost of capital is adjusted to allow for this and is reduced accordingly. ठीक है, ये बात दोबारा मैं बताता हूँ, कल भी हमने की थी कि इंटरेस्ट कॉस्ट आर आल्सो अलाउएबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है बेटा, अगर आप कल याद करें, इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आता है। जब ये आता है तो हमारा प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें टैक्स भी कम देना पड़ता है। ठीक है, हमने कल ये देखा था कि 20 रुपए तो हम पे करेंगे इंटरेस्ट के, लेकिन उसकी वजह से हमारा टैक्स कितना सेव हो रहा था, 6 रुपीज का। क्योंकि अगर इंटरेस्ट ना होता तो हमें टैक्स देना पड़ता 18। अब जब इंटरेस्ट है तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है 12, तो हमारा जो आउटफ्लो हो रहा है दैट इज 14।
ओवरऑल जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा दैट इज 14 रादर देन 20। तो यही बात बेटा यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट आर आल्सो अलाउएबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस, therefore present values are estimated using the post tax cost of capital. The post tax cost of capital is a discount rate that allows for the tax relief on interest payments. अब जब पोस्ट टैक्स आप निकालते हैं ना, तो आपने टैक्स का रिलीफ इसमें दे दिया, ठीक है। This means that because interest costs are allowable for tax purposes, the cost of capital is adjusted to allow for this and reduce accordingly. अच्छा बेटा, फिर ये बात ध्यान में रहे जो हमने कल भी देखा था कि हमें जो ये टैक्स का एडवांटेज मिलेगा ना बेटा, ये सिर्फ उस पे मिलेगा जो डेट से फाइनेंसिंग कराई है हमने, क्योंकि डेट के ऊपर हम पे करते हैं इंटरेस्ट, इक्विटी के ऊपर पे किया जाता है डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सपेंस, वो तो ऑनर के ड्राइंग्स है ना। जबकि आपने डेट तो लिया है लोन थर्ड पार्टी से और आपने उसको इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज एन एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। जी बेटा, इस पे कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? हमें क्या करना होता है बेटा, हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज निकालने होते हैं, ठीक है। फिर जब हमारे पास आ जाते हैं नेट कैश फ्लोज, इनको हम डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। अब कैश इनफ्लो किस तरह आता है, आपकी सेल से आता है। कैश आउटफ्लो किस तरह आता है, आपने परचेजेस की, आपने सैलरीज पे की, आपने टैक्सेस पे किए, आपने इंटरेस्ट पे किया, एंड सो आपको नेट कैश फ्लो आ जाएगा, और फिर आप इसको डिस्काउंट कर लेंगे। एक कहते हैं नहीं, एक तरीका ये होता है कि हम ना इंटरेस्ट को लेकर ना आए, जहां पे हम इंटरेस्ट को लेके ना आए। तो बेटा जब इंटरेस्ट आएगा ना, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट यूज हो रहा है ना, दैट इज आफ्टर टैक्स वाला यूज होगा। और अगर आप इंटरेस्ट को यहाँ लेके नहीं आए, तो यहाँ जो डिस्काउंट रेट यूज होगा दैट इज बिफोर टैक्स वाला। जब यहाँ इंटरेस्ट लाएंगे और इंटरेस्ट भी अलाउएबल एक्सपेंस है फॉर टैक्स पर्पसेस, तो यहाँ डिस्काउंट का जो रेट होगा दैट इज आफ्टर टैक्स, यहाँ डिस्काउंट रेट यूज होगा आफ्टर टैक्स। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डिस्काउंट रेट यूज होगा बिफोर टैक्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि अगर इंटरेस्ट है ही नहीं, नो इंटरेस्ट, यानी कि नो डेट, आपका डेट ही कोई नहीं है, तो इस सूरत में बेटा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स और डिस्काउंट रेट बिफोर टैक्स, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो जो हमने कल फार्मूला ये देखा भी था, ठीक है, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर दोनों सूरतों में क्या रहेगा, हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है ना वो सेम रहेगा, डिस्काउंट रेट सेम रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। इंटरेस्ट होगा तो उसकी वजह से कोई 1 माइनस टी करना पड़ेगा ना, तो जो भी हमारा डिस्काउंट फैक्टर बनेगा दैट इज ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहां पे डेट है ही नहीं, तो जो भी आपने इक्विटी वालों को देना है वही हमारा डिस्काउंट फैक्टर होगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सर जी जी सर यहाँ पे जो मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग ही बन रही है सर, वो ये है कि हम लोग हमेशा टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो प्रॉफिट पे करते हैं, ठीक है। जी, तो हम लोग यहाँ पे टैक्स को रिलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस से क्यों करके पढ़ रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बेटा, अभी ये जो बात आपको समझाई थी ये वाली, कि एक्सपेंस आने से, और वो एक्सपेंस जो कि एडमिसिबल होते हैं, जिनको टैक्स अथॉरिटीज भी मानती हैं, हमारा कैश फ्लो कम हो जाता है। हो रहा है 4,000 है, लेकिन इन फैक्ट वो कितना होगा 2720। क्यों?
जब आप 4,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके लिखेंगे, सपोज करते हैं अभी यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 6,800। और जब हमने ये लिख दिया तो टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 4080। ठीक है, सॉरी, कैश फ्लो कितना हो गया? 4080। जब ये 4,000 नहीं था, ठीक है, तो कितना कैश फ्लो था? कैश इनफ्लो 10,000, टैक्स के लिए देते थे 3,200 और नेट कैश फ्लो था 6,800। लेकिन जब 4,000 देने पड़ गए, 4,000 हमने दिए, 4,000 है, अगर आप देखा जाए तो आपको, जी सर आप ऐसा करें 6,800 में से ना 4,000 लेस कर दें, क्योंकि 4,000 में रहने दिया, ठीक है, तो कितना बचा है? 2,800 बचते हैं। जबकि आप देखो आपको कितने बच रहे हैं? 4,080 रुपए, 4,080। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? यही टैक्स जो हमारा सेव हुआ है उन 4,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि जब 4,000 रुपए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा तो उससे हमारा टैक्स सेव हो जाएगा। जी, तो जो कंफ्यूजन है पूछे। सर हम लोग ने अकाउंटिंग में जब वो निकालते थे, कैश फ्लोज निकालते थे ना, जो बजटेड कैश फ्लोज निकालते थे एक स्टैंडर्ड में, वो आई थिंक आई16 में थे, किसमें था? सॉरी, तो सर हम लोग बेसिकली ये करते थे, प्री टैक्स रेट और पोस्ट टैक्स रेट यूज़ करते थे। जब हम लोग अपने आउटफ्लोज में टैक्स को इंक्लूड करते थे तो फिर हम लोग पोस्ट टैक्स यूज़ करते थे, और जब अपने आउटफ्लोज में टैक्स को इंक्लूड नहीं करते थे तो प्री टैक्स यूज़ करते थे। बिल्कुल लेकिन सेम आप यही हो तो रहा सर है। लेकिन अब लेकिन सर यहाँ पे आपने जो दूसरी शीट थी, इसमें आपने टैक्स को इंक्लूड किया हुआ था। सर दूसरी शीट सर, जी जी। ये सर यहाँ पे जो फर्स्ट में, यहाँ पे आपने टैक्स को इंक्लूड किया हुआ है और आप पोस्ट टैक्स यूज कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब कि आफ्टर टैक्स का मतलब पोस्ट टैक्स रेट है। ठीक है। और सर यहाँ पे आपने दोबारा निचली वाली शीट में आपने टैक्स दोबारा इंक्लूड किया हुआ है और प्री टैक्स यूज कर रहे हैं। तो मतलब सर टैक्स का ये क्या हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। वो इस वजह से हुआ बेटा, इस वजह से, ये वाली इन टैक्स का जो ताल्लुक है ना, वो इंटरेस्ट की वजह से। जब डिस्काउंट रेट आफ्टर या बिफोर होगा ना, उसका ताल्लुक इंटरेस्ट की वजह से। अगर इंटरेस्ट आपके पास है, जैसे इसमें हमने इंटरेस्ट भी डाल दिया, और तो हमारा डिस्काउंट रेट आएगा आफ्टर टैक्स। और अगर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं डाला तो यहाँ डिस्काउंट रेट आएगा बिफोर टैक्स। वो जैसे यहाँ बात लिखी है ना, मैं इस पैरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोबारा बताता हूँ, देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट आर आल्सो अलाउएबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस। इस पे एग्रीड हो? यस सर। Therefore, present values are estimated using the post-tax cost of capital. जब हमने कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना होता है ना, हम क्या करते हैं? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। पोस्ट टैक्स हमने कल निकाल के देख लिया था, अभी और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ डिस्काउंट रेट that allows for the tax relief on interest payments. अब ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। इज अ डिस्काउंट रेट। हमने कल भी देखा था कि अगर यहाँ पे हुआ होगा सॉल्व, जी, कि अगर डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट था 10%, तो आफ्टर टैक्स कितना बनना था? ये 7%। ठीक है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी आ गई थी? 7%। क्यों आ गई? दिस इज बिफोर टैक्स एंड दिस इज आफ्टर टैक्स। आइए इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ डिस्काउंट रेट। देखो डिस्काउंट रेट ही है वो, 7% जो है वो डिस्काउंट रेट है, दैट अलाउज फॉर द टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। और टैक्स कितना था बेटा? 30%। तो अगर हमारा पहले डिस्काउंट रेट है 10, तो आप पोस्ट टैक्स वो बन जाएगा या आफ्टर टैक्स बन जाएगा 7%। दिस मीन्स that because interest costs are allowable for tax purposes, the cost of capital is adjusted to allow for this
एंड इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि टैक्स पर्पसेस के लिए आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है और उसके लिए फिर उस रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे बात एक्सप्लेन की है कि अगर आपने इंटरेस्ट को ले लिया, अगर आपने इंटरेस्ट को लिया, ठीक है, एज एन एक्सपेंस, ठीक है, तो डिस्काउंट रेट आप आफ्टर टैक्स वाला यूज कर लें, और अगर आपके पास इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप बिफोर टैक्स वाला यूज कर लें। एनीवे, आपको ये बात तो समझ आ गई थी ना बेटा, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स? ये सही है, तो सही है। ठीक है, फिर अभी आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको इंटरेस्ट दिया गया है, डेट दिया गया है, तो आपने पोस्ट टैक्स कॉस्ट और डेट का जो रेट आएगा इस पे डिस्काउंट करके कैश फ्लोज करने हैं। अच्छा जी, आए ये क्वेश्चन करते हैं। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज फॉर टैक्सेशन। बेटा यूजली जो टैक्स पे होता है ना कंपनीज का, वो कब पे होगा? क्योंकि उनके जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा तो हमें पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर हम टैक्स पे करेंगे। ये इंडिविजुअल और सो प्रोप्राइटर और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उनके ऊपर ये चल जाता है। लेकिन अगर आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, उसके अंदर सेक्शन 147 है, वो डील करता है एडवांस टैक्स को। और एडवांस टैक्स ये कहता है कि आप टैक्स की पेमेंट पूरा साल गुजरने के बाद ना करें, बल्कि आप बेस्ड ऑन योर टर्नओवर आप क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट करें। और उसके लिए आप एवरेज रेट यूज करते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस के ऊपर आपका जो टैक्स बना था। से लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका था 10,000 और आपकी सेल्स थी 100,000, तो 10% आपका प्रॉफिट बन गया था, ठीक है। 10 प्रॉफिट आपका टैक्स बन गया, 10,000 रुपये आपने टैक्स दिया, 1 लाख रुपए आपकी सेल्स थी, तो दैट 10% आ गया। अब आपकी जिस क्वार्टर में जितनी भी सेल होती जाएगी उसका 10% आप जमा कराते जाएंगे विद टैक्स अथॉरिटीज, और एट द एंड ऑफ ईयर जाकर आप उसका ना अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम 1 साल के बाद टैक्स जमा करा रहे हैं, जब हमने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह बना लिए, ठीक है। इसे कहा जाता है 1 ईयर लेटर या 1 ईयर इन एरियर्स। अगर हम एडवांस में जमा कराएंगे तो वो कराएगा 1 ईयर एडवांस, और जब बेटा हम 1 साल के बाद जमा कराते हैं तो उसको कहते हैं 1 ईयर लेटर। हाँ, ये एग्जांपल मैं आपको करता हूँ तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। A project costing 60,000 expected to result in net cash flow of 40,000 in year 1 and 50,000 in year 2। ये कैश इनफ्लो है हमारे पास ऑन द कॉस्ट ऑफ 60,000। 60,000 बेटा आपका आउटफ्लो हो गया, और पहले साल कैश आ रहा है 40,000, दूसरा साल कैश आ रहा है 50,000। टैक्सेशन एट 32% occurs every year of the profit or losses to which they relate। कब आता है बेटा? 1 ईयर इन एरियर्स, यानी कि 1 साल के बाद। अच्छा जी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। अब देखो आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी शुरू हो गई, इससे पहले नहीं आ रही थी, वहां पे आ रहा था सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर। दैट इज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। ठीक हो गया यहाँ पे बात? अब बेटा बता रहा है assume that the cost of project is not an allowable cost for tax purposes, the capital allowance should be ignored। कि हमने 60,000 जो लगाया ना, जो प्रोजेक्ट खरीदा है, इन्वेस्टमेंट की है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कह रहा है फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। कैपिटल अलाउंस बेटा बेसिकली डेप्रिसिएशन के लिए यूज होता है। अभी बस आगे आने वाला है, ये नीचे जो हेडिंग आ रही है ना, ये सी की आ रही है, उसको एक्सप्लेन कर। अब कैश फ्लो हुआ है आपको 40,000, हम समझ लेते हैं कि ये सारा का सारा क्या है, हमारा प्रॉफिट। तो बेटा कितना टैक्स देना पड़ेगा 32% के हिसाब से? जी बेटा, 40,000 पे 32% के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा? वहीद?
यस सर। 40,000 पे बेटा 32% हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा? 42,000 यार 40,000 पे 32% कितना बनेगा? सर 12,800। तो ये कब देना पड़ेगा? 1 ईयर एरियर्स। तो पहले साल का देंगे हम दूसरे साल में, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ 50,000, इसका 32% कितना बनेगा? 16,000। जी। तो ये हमारे पास कैश फ्लो बन गए। 0 पीरियड में 60,000 आउटफ्लो है, 40,000 में इनफ्लो है 40,000 का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इनफ्लो है 37,200 का, और थर्ड ईयर में टैक्स की पेमेंट है 16,000 की। इनको हम 8% जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस पर डिस्काउंट करेंगे। हमारे पास एनपीवी आ रही है 3,784 विच इज नेगेटिव। The NPV of the project is negative, so it should be rejected. Okay? तो ये है 1 year in area. Tax allowable depreciation, that is capital allowance. हमारे मुल्क में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बेटा डेप्रिसिएशन के लिए, वो अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस उसे कहा जाता है कैपिटल अलाउंस। इसके अंदर 3 चीजें आएंगी: द नेचर ऑफ टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन इन पाकिस्तान, एंड बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस ऑन डिस्पोजल। जिस तरह डेप्रिसिएशन होती है बेटा, उसी को ही कैपिटल अलाउंस कहा जाता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो कि टैक्स अथॉरिटीज डिटरमिन करती हैं। हम अपनी अकाउंटिंग जो भी मर्जी कर लें, 10% डेप्रिसिएशन रख लें, 20 रख लें, 50 रख लें, 100 रख लें, लेकिन जब हम अपना FBR का रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम स्टेटमेंट उनके पास सबमिट करेंगे, तो वो इनकम स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक बनी हो। ठीक है, ये पैरा जरा पढ़ें। Non-current assets are depreciated in the financial statements. However, depreciation in the financial statement is not an allowable expense for tax purposes. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है ना डेप्रिसिएशन, वो अलाउ नहीं होती। कौन सी अलाउ होगी? Instead, the tax rules provided for tax allowable depreciation according to rules determined by the government. Tax allowable depreciation affects the cash flows from an investment by altering the tax payment, and the tax effect must be included in the projected cash flows. हम वो डेप्रिसिएशन लेंगे बेटा जो कि गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, और पाकिस्तान में कैसे डिटरमिन करती है? सेकंड पॉइंट, tax allowable depreciation Pakistan, tax rules in Pakistan are set out in the Income Tax Ordinance 2001 as amended. Exam question tend to specify the tax rates and allowances percentage to be used. एग्जाम में आपको ये चीजें दे दी जाएंगी। ठीक है बेटा। अब डेप्रिसिएशन भी 2 किस्म की है। वन इज इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस बेटा ये है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली आपके बिजनेस एकदम फ्लोरिश नहीं कर जाता। इट टेक्स ईयर्स जब जाके आपका बिजनेस स्टैब्लिश होता है। तो अगर आप शुरू के सालों में ज्यादा टैक्स अलाउ कर देंगे ना, ठीक है, यानी टैक्स बेनिफिट्स अलाउ कर देंगे लाइक इनिशियल अलाउंस, इसे कहा जाता है कि आप शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। जब डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ करेंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा बेटा? कम आएगा। जब प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। That's why section 23 of the ordinance allows a deduction of an initial allowance in the year in which an asset used for business purposes is brought into use. This initial allowance is currently set at 25% of the cost of the asset. तो पहले साल में ही आपको 25% इनिशियल अलाउंस अलाउ कर दी जाता है, जिसकी वजह से पहले साल आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए नजर आएंगे। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी पहले साल में कम हो जाएगा, क्योंकि पहले साल का आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, आपको कुछ इंसेंटिव चाहिए होता है। अगर आप पहले साल ही आपने टैक्स पे करने लग गए
तो आपका और कैश फ्लो स्ट्रेन आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आती है फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसे कहा जाता है रिटर्न डाउन अलाउंस, और यूजुअली ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होती है। A further deduction of a percentage of the tax written down value on a reducing balance basis is also allowed in each period. Even in the first period जो हमें जहाँ पे हमें 25% मिला है ना बेटा, उसके अंदर भी हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी। The percentage depends on the type of asset as specified in the third schedule to the ordinance. The deduction that relates to machinery and plant is usually 10%. This written down allowance is claimed in addition to the initial allowance in the year in which an asset is purchased. ये एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी आपको पहले साल दो किस्म की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, एक 25% ये मिल जाएगी, और फिर जो उसकी रिड्यूसिंग बैलेंस वैल्यू रह जाएगी ना बेटा, उसके ऊपर फिर फर्दर 10% मिल जाएगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। एसेट कॉस्ट है 80,000, अलाउएबल इनिशियल अलाउंस इज 25%, ये वाला बेटा, एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। बेटा 80,000 का आपने लिया, 25% ले लिया आपने, क्या बन गया इनिशियल अलाउंस, ये 20,000 हो गया। अब कितना बैलेंस रह गया 60,000, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी 10%, 6,000, 54 रह गया, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, ये सिलसिला चलता रहे। ठीक है, टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी एंड पे फिफ्थ ईयर पे 35,429। अब बेटा ये होगी टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन 20,000, 6,000, 5,000, ये सारी जो आ रही। अब बेटा इसके पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन लिखी जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 26,000। शाबाश। जब 26,000 लिखेंगे और तो ही टैक्स का रेट हो 29%, तो आपका कितना टैक्स सेव हो जाएगा, $7,540। शाबाश। तो देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, इस 20,000 को जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लिखेंगे तो 29% हमारी सेविंग हो जाएगी और 5,800 हमारा टैक्स बच जाएगा। इस 6,000 के ऊपर फिर 29% सेविंग हो जाएगी और ये हमारा टैक्स बच जाएगा, और आपने राइटली निकाला कि हमारे पास आ जाएगा 7,540 टैक्स सेव इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट। ओके, अच्छा बेटा, फिर इसके अंदर एक जो बात आती है वो क्या, कि एंड द एंड ऑफ द ईयर देखें वैल्यू कितनी आ रही है 35,429। अब हो सकता है कि 5वें साल के बाद आप जाके ना एसेट को बेच लें। अगर ये बिका 40,000 का, तो फिर क्या आएगा आपके पास, गेन, और गेन जब होगा तो फिर टैक्स अथॉरिटीज आके आपसे टैक्स ले जाएंगी। और अगर ये बिका 30,000 का, तो फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। उस लॉस के ऊपर फिर आपको क्या हो जाएगी, टैक्स सेविंग हो जाएगी। अगर गेन आया तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस आया तो टैक्स सेव हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही बातें यहाँ पे की जा रही है। व्हेन एसेट इज स्क्रैप्ड और सोल्ड, देयर माइट बी अ बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस। This is the difference between the written down value of the asset of the tax purposes and its disposal value. The effect of a balancing allowance or balancing charge is to ensure that over the life of the asset, the total amount of tax allowable depreciation equals the cost of the asset less its residual value. अब ये बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज की टर्मिनोलॉजी गेन और लॉस के लिए यूज हो रही है। This occurs when the written down value of the asset for tax purposes is higher than disposal value. तो इसमें बेटा क्या आएगा आपका, लॉस आएगा, क्योंकि आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है और डिस्पोजल वैल्यू कम है, तो ये लॉस आ जाएगा और लॉस की वजह से आप इसको अपने एक्सपेंस में लिख लेंगे। बैलेंसिंग चार्ज क्या है, दिस ऑकर्स व्हेन द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर टैक्स पर्पसेस इज लोअर देन द डिस्पोजल वैल्यू, और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, जिससे आपकी टैक्स की पेमेंट बढ़ जाएगी। द बैलेंसिंग चार्ज इज अ टैक्सेबल अमाउंट एंड विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टैक्स पेमेंट्स। आइए इसके एग्जांपल उन्होंने बनाई है। In company is considering an investment in a non-current assets costing rupees 80,000.
द प्रोजेक्ट वुड जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लोज, ये कैश इनफ्लोज है बेटा. Allowable initial allowance is 25% and normal depreciation is 10% under the reducing balance method. Tax on profits is payable at the rate of 32%. It is expected to have a scrap value of 20,000 at the end of 4 years. The post-tax cost of capital is 9%. देखें आपको post-tax cost of capital दिया जा रहा है. अब कैलकुलेशन क्या हो रही है, आइए अंडरस्टैंड कर लेते हैं. जी बेटा, एसेट कितने का खरीद रहे थे आप? 80 का. ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 80 का. ठीक है, और 4 साल के बाद वो कितने का बिक जाएगा? 20 का. तो 4 साल के बाद वो 20 का बिक रहा है. ठीक है, अच्छा जी, ये तो सारे थे इसके इनफ्लोज. इनके ऊपर भी आते हैं. आप मुझे जरा बताएं, जब 80 का आपने लिया तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? अभी हमने निकाली भी थी, वही दोबारा आ जाएगी. कितनी बनेगी बेटा डेप्रिसिएशन? वही सर, इनिशियल अलाउंस 20,000 का होगा, डेप्रिसिएशन 6,000. जी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, पहले साल की डेप्रिसिएशन बनेगी 20,000 ये और 6,000 ये. कितनी हो गई? 26,000. ठीक है, और 26,000 के ऊपर टैक्स कितना रेट इन्होंने लिया इस दफा? 32%. तो 26,000 के ऊपर जरा 32% निकालें. 8,320. 8,300. देखो तो ये थाउजेंड्स में फिगर लिखी है, तो 8.3 यहाँ आ गया. ये आपका टैक्स सेव हो गया ड्यू टू फर्स्ट ईयर इनिशियल अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि दूसरे साल में कितना आएगा बेटा? 5,400. और इसके ऊपर 32% निकालें. 1,566. 32%. हाँ जी, तो सर कितने के ऊपर निकालनी थी? देखना, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन थी 5,400. इसका 32%. सर ये 1,728. जी, तो ये 1.7 आ गया. लाइक बेटा इससे निकल आएगा. अब आपके पास ये कैश इनफ्लोस थे 50, 40, 20, 10. हमने ये भी लिख दिए. ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? ये जो कैश इनफ्लोज आया ना, इसके ऊपर हमने कितना पे करना है? 32%. 50,000 का 32% निकालो. 16 आ गया. तो ये हमारा टैक्स सेव हुआ, ये इनफ्लो हुआ. इन तीनों को जब हम नेट करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ गया 42.3. ओके, ये समझ आ रहा है बात? 42.3 क्या आ रहा है? सर ये अलाउबल डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं. जी बेटा, अलाउबल डेप्रिसिएशन नहीं है, दिस इज टैक्स सेविंग ऑन टैक्स. टैक्स सेविंग हुई है ऑन टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन. ये पूरी लाइन एक है, टैक्स सेविंग ऑन टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन. आपने खुद निकाली नहीं 8,300? ये आपका टैक्स सेव हुआ ना. और हमने इसको एज अ कैश इनफ्लो इंट्रोड्यूस किया. जी, क्यों? जब ये टैक्स निकला ना 16, तो 16 नहीं पे करना पड़ेगा. 8.3 तो हमारा सेव हो जाएगा. तो यहां तक समझ आ गई नेट कैश फ्लो तक? भाई बाकियों को भी समझ आ रही है कि नहीं? चलें जी, गेस्ट स्पीकर को अगर समझ आ रही है तो समझ लो बाकियों को आ ही रही होगी. लेकिन अगर कोई नहीं पूछा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब गन पॉइंट पे तो आपसे पूछ नहीं सकता. अच्छा बेटा, अब हमने ले लिया डिस्काउंट फैक्टर जो कि दिया गया है 9%. तो 9 के हिसाब से हमने निकाला ये प्रेजेंट वैल्यू निकल आई. फिर निकाली नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 19.2. इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वर्थ वाइल है.
अच्छा आप ये देखें नेट कैश फ्लो 34 आ रहा है, क्यों आ रहा है 34 बेटा? देखो 7.6 ये कैश इनफ्लो 10, टैक्स ऑन कैश इनफ्लो 3.2 और 20 जो है ना डिस्पोजल वैल्यू के भी आ रहे थे, सब मिला के ये 34.4 बना है, इसका डिस्काउंट फैक्टर लिया एंड सो ऑन, एनपीवी आ गया 19.2। ठीक है बेटा? जी बेटा। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये जो सारा अभी हमने बनाया था ना डेप्रिसिएशन का, उसके ऊपर कितनी अमाउंट सेव हो रही है, वो सारा कुछ आया। बस ये याद रखना है कि पहले साल में, जैसे देखो ना ईयर वर्किंग 1 में ये इनिशियल अलाउंस भी आएगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगी, दोनों चीजें आएंगी। आओ बेटा ये एक और क्वेश्चन देखते हैं 54। दिस इज द लास्ट एग्जांपल और ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, फिर पास पेपर्स ही रह जाएंगे। Payback companies consider whether to invest in a project whose details are as follows. The project will involve the purchase of equipment costing 2 million. The equipment will be used to produce a range of products for which the following estimates have been made. Average sale price, क्या हर साल में कितनी कितनी रहेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, इंक्रीमेंटल एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और सेल्स यूनिट्स कितने। The sales price allow for expected price increases over the period. However, cost estimates are based on current cost. सेल प्राइस के अंदर हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल दिया बेटा, लेकिन कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो करंट कॉस्ट के ऊपर है। एंड डू नॉट अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन कॉस्ट, हमने इन्फ्लेशन इसके अंदर नहीं डाली। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% पर ईयर फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड 4% per year for fixed cost. The incremental fixed costs are all cash expenditure items. Tax on profits is at the rate of 30% and tax is payable in the same year in which the liability arises. Okay? बेटा हमें यहाँ बताया गया कि इन्फ्लेशन फॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, दैट इज 4%। तो ही आप बताएं कि पहले साल जब हम फिक्स्ड कॉस्ट इनकट करेंगे तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा? सर दोबारा क्वेश्चन करना सर। अभी जो पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉस्ट एस्टिमेट्स है ना वो किस पे बने हुए हैं, ऑन करंट कॉस्ट। ठीक है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। और इन्फ्लेशन कह रहे हैं एक्सपेक्टेड टू बी 3% पर ईयर फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड 4% पर ईयर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट की हमें डिटेल दी गई है 1.2 मिलियन। तो पहले साल विद इन्फ्लेशन ये कितनी बन जाएगी? At the end of first year या at the start of first year? नहीं देखो, फिक्स कॉस्ट तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में तो नहीं लगेगी ना, ये ईयर 1 दिया गया है, एट द एंड ऑफ ईयर 1। सर ये 1.248। क्या बस दूसरे साल में? ये 1.29792। जी आए मैं दिखा 1248, फिर 1298, 1350, 1404। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फार्मूला देखा था ना बेटा, वही अप्लाई होता रहेगा। ओके, सर समझ के बाद कि नहीं समझे? यस सर समझ आ गया। ठीक हो, अच्छा जी। और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है 3%। तो सेल प्राइस में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इन्होंने किया 73.55 में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है ना, ये सारे सालों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया। 73.55 माइनस 51.50। ओके, 73.55 माइनस 50 कितना था इनका, 51.50। ठीक हो गया। इसी तरह 76.03 माइनस 53.05, तो ये हमारे पास आ गया। ये सेल्स के यूनिट्स हैं तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
ओके, अच्छा जी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया है, इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यहाँ पे ले गए वो, ये फिक्स कॉस्ट पे लिख दी, टोटल कैश फ्लो हो गया, इसके ऊपर टैक्स बना दिया 30%, ये 129 आ गया, इसको डिस्काउंट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्यों नहीं किया, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। Backup Baypack company uses a 4-year project appraisal period, but expected that the equipment will continue to be operational and is used for several years after the end of the first 4 period. The company's cost to capital for the investment appraisal is 10%. The example relates to Baypack, a company that is considering an investment for purchase of equipment. The life of the project is 4 years. The project will be evaluated on NPV model incorporating inflation and taxation. All future cash flows are given on relevant costing principles. The only variable costs and fixed costs are required to be inflated at 3% and 4% respectively. Based on above analysis, the net cash flows, discounted cash flows are as under. अच्छा बेटा, अब आपकी 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, ये 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो आ गई, फिक्स कॉस्ट आपने समझ ली। अब जरा कंट्रीब्यूशन को जरा देख लेते हैं कि इसके अंदर उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया, मैं देख लेता हूँ। अच्छा बेटा, ये 65,000 को जरा 22.05 से मल्टीप्लाई करें, यही बन रहा है। अच्छा 1433250 जी जी आ रहा है, एक मिनट। अच्छा देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। Cost estimates are based on current costs and do not allow for expected inflation in cost. Inflation is expected to be 3% for variable cost. और उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट में इन्फ्लेशन नहीं ली। तो बेटा जिस तरह हमने फिक्स कॉस्ट में इन्फ्लेशन ली है ना, इस तरह वेरिएबल कॉस्ट में भी इन्फ्लेशन लेनी चाहिए। फिलहाल उन्होंने इसको इग्नोर किया है, लेकिन चलो आपको एक फिक्स कॉस्ट पे इन्फ्लेशन लेना तो समझ आ गई ना, उसके ऊपर इन्फ्लेट करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन से लेस किया तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के ऊपर हम पे करेंगे 30% टैक्स, तो हमारे पास बचेगा ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और फिर उसको हमने डिस्काउंट कर लिया। तो इस तरीके से टैक्स का भी इम्पैक्ट आ गया। ये यहाँ पे टैक्स क्या हो रहा है, उसी साल पे हो रहा है और अगले सालों में नहीं जा रहा। अगर अगले सालों में जाएगा तो उसको हम कहते हैं इन एरियर। ठीक है बेटा, बात समझ आई? अच्छा जी, इसमें एक और चीज आपको बता देते हैं। एक पेपर बेटा मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, आपको कराता हूँ। दैट इज होल्ड करें। अच्छा चलो यहीं पे समझा देता हूँ बेटा। अब देखो बेटा, ये इसका व्यू पढ़ा करते हैं। आपने लिया ओपनिंग बैलेंस, जितनी कॉस्ट ऑफ द एसेट है 50 मिलियन। तो पहले साल में हम क्या लेंगे, एक इनिशियल अलाउंस लेंगे जो कि उन्होंने दिया हुआ है 25%। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेशक इसको कि दिस इज इनिशियल अलाउंस। ठीक है बेटा, दैट इज 25%, और ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। आपने इनिशियल अलाउंस पढ़ लिया, तो हमने इसके ऊपर 25% लिया, डेप्रिसिएशन बन गई पहले साल की इनिशियल अलाउंस की 12.5 मिलियन। फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा दिस 50 मिलियन माइनस दिस, दैट इज 37.5। ओके, अब ये बेटा इधर आ गया, इसके ऊपर आप लेंगे 30%। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ये इसके ऊपर 30% जब आ गया
तो ये फिगर बन गई डेप्रिसिएशन की 11.25। अब पहले साल में जो डेप्रिसिएशन जाएगी ना, पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ये जाएगी बेटा, दिस प्लस दिस। ओके, दिस इज डेप्रिसिएशन ईयर वाइज।